राम राम दोस्तों। अभी कुछ दिनों से मेरे साथ प्रॉब्लम दो थोड़ी हेल्थ इशू चल रहा है। इस वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाया। आज थोड़ा रिलीफ है तो सोचा है आज डाल दूं। अब ज़्यादा वो ना करते, सीधा बात यही है कि हमारा कहाँ तक हो चुका था। बस एक टाइप से आपका ओवरव्यू लेके चलते हैं। आपका गुलाम वंश स्टार्ट हो चुका था। गुलाम वंश में आपको मैंने कुतुबुद्दीन ऐबक कराया था। लास्ट वीडियो में मैंने आपको आराम शाह के बारे में बताया था। आराम शाह जो कुतुबुद्दीन ऐबक का कहा जाता है, कोई भाई बताता है, कोई उसका पुत्र बताता है, या कोई ऐसे बताता है कि कोई रैंडम आदमी था जिसको आनन फानन में जल्दबाजी में वहाँ के दिल्ली के अमीरों ने गद्दे पे बिठा दिया ताकि वहाँ राज्य में अशांति ना फैले। पहला पॉइंट ये था। उसके बाद आपका मेन आता है कौन? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश उस समय जो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। वहाँ की जनता ने जब उसको देखा, आराम सा एक बेकार शासक निकला, उसके किसी पे कंट्रोल नहीं रहता, सब अमीर अपनी मर्जी चला रहे हैं, तो वहाँ की जो जनता थी, जनता के आग्रह पे, कुछ अमीरों के आग्रह पे इल्तुतमिश ने आराम शाह पर आक्रमण करता है, जो बदायूं का गवर्नर था। उसे हराता है और हराने के बाद आपका कब 1211 में वहाँ की गद्दी पर बैठता है। ये चीज़ आपको बताई थी। ये भी बताया था कि भाई इल्तुतमिश आपका कहाँ का, सबसे पहले बताया किसने उसको ख़रीदा, किसने उसको बेचा, कहाँ से कुतुबुद्दीन ऐबक वो मिला। जमालुद्दीन मोहम्मद से उसने खरीदा था किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। फिर उसको बताई हुआ, फिर ये सारी चीज़ें बताई। आपका ये भी बताया था कि उसके सामने क्या क्या समस्या आई थी थोड़ी, कि एक तो आपका विभाजन हो गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद ही दिल्ली अलग अलग टुकड़ों में टूट गया था। बंगाल अलग हो गया था, मुल्तान अलग था, पश्चिम पंजाब अलग था, दिल्ली अलग था। ये चीज़ आपको बता दी थी। फिर उसने कैसे कैसे भाई आपका युद्ध किया। सबसे पहले उसने एलदौज को हराया, एलदौज को आपको बताया, ठीक है। उसके बाद उसने कुबाचा का भी बताया आपको, कुबाचा को उसने किस तरीके से हराया, ठीक। फिर आपका एक मैंने इसमें बताया था आपको कि उसके टाइम पर ये क्या, हाँ, मंगोल आक्रमण हुआ, ठीक। मंगोल आक्रमण को बताया, मंगोल आक्रमण के बारे में बताया कि मंगोल आक्रमण चंगेज़ खां भारत पर पहला मंगोल आक्रमण हुआ था। कब हुआ था? 1221 में हुआ था। उसको उसने किस तरीके से हैंडल किया, उस चीज़ के बारे में बताया। फिर आपको उसके चालीसा एक उसने एक आयोग बनाया, एक कमेटी बनाई। उस कमेटी को नाम दिया था उसने तुर्कन ए चहलगानी, ठीक है। उसके बारे में बताया कि कौन कौन था। अब बात करते हैं भाई, इसका नॉर्मल एक चीज़ आती है जो सबसे ठीक मेन पॉइंट में आता है, जो इसके लगभग कार्यों में आता है, बंगाल। इल्तुतमिश के बारे में बंगाल विभाजन, सॉरी, बंगाल विभाजन नहीं है, बंगाल विभाजन था आपका मॉडर्न हिस्ट्री में आ गया। बंगाल विजय, ठीक है। बंगाल विजय, इसने बंगाल को जीता। आपको बता चुका हूँ जब कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पर ही जो बंगाल था, वो बंगाल किसके अधीन चला गया था? वो बंगाल आपके अधीन चला गया था अली मर्दा, ठीक है। किसके? ठीक है, अली मर्दान के अधीन चला गया था, ठीक। वो आपको बता चुका हूँ। फिर अली मर्दान मर जाता है। मरने के बाद इसको एक आवाज़, हिसामुद्दीन अवध इसके अली मर्दा को मार देता है। मारने के बाद वो बंगाल पर अधिकार करता है। तो ये चीज़ कुछ नहीं है, बस एक बंगाल पे आप केवल ये याद रखना कि बंगाल को जीतने के लिए इल्तुतमिश ने इल्तुतमिश ने 3 प्रयास किए। मतलब बात की जाए, बंगाल में अपनी सेना 3 बार भेजी इल्तुतमिश ने, 3 बार युद्ध के लिए। बात हुई थी सबसे पहले 1226 में, ठीक। ये इसलिए है, पहले तो सबसे पहले इसने 1226 में, 1200
1226 में सबसे पहले इसने सेना भेजी अपनी बंगाल में। ठीक, खुद बंगाल गया, ये बात करके खुद बंगाल गया। अब खुद बंगाल जाने के बाद जो बंगाल का वहाँ का शासक था उसने बिना लड़े ही क्या कह दिया, मैं इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। और उसने बिहार एक नजराने के तौर पर किसको सौंप दिया, इल्तुतमिश को बिहार सौंप देता है। तो ठीक है भाई, पहली बार गया था युद्ध के लिए, वो हुआ नहीं, वो बच गया। ठीक, अब जैसे ही इल्तुतमिश वापस लौटा, जैसे ही इल्तुतमिश वापस दिल्ली लौटता है, तो जो वहाँ का जो शासक था बंगाल का आवाज़, उसने फिर से अपना आपको उसके जाते ही उनका भाई बला टल गई। बला टलते ही उसने कह दिया, मैं बंगाल किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करता, मैं फिर से स्वतंत्र हूँ। भाई इल्तुतमिश दिल्ली पहुंचा तो वो तो कहता भाई मैं दोबारा क्यों जाऊं। उसने तो अपने 1226 का ही टाइम था, 1226 में ही अपने पुत्र का नाम आता है जिसका नासुरुद्दीन, नासुरुद्दीन को भेजा। ठीक, नासुरुद्दीन को भेजा और नासुरुद्दीन ने क्या किया, नासुरुद्दीन ने उसको हरा दिया। किसको, अवैध को हराया और उसको मौत के घाट उतार दिया। अब मौत के घाट उतारने के बाद भी पूरी तरह से बंगाल उसके अधीन नहीं हो पाया, कि छोटे छोटे राजा अलग अलग बैठे थे, वे विद्रोह करने लगे। तो 1226 के उसके बाद भी, दो बार अपन 1226 में गया, उसके बाद भी बंगाल में शांति नहीं बन पाई। और फिर लास्ट में जाके 1230 में जाके, मतलब 4 साल और लगे उसको, 1204 में जाके कुछ इल्तुतमिश अपनी सेना बड़े स्तर पर सेना बंगाल भेजता है और पूरे बंगाल पर अधिकार करता है। तो 1230 में जाकर बंगाल पे वो जीत जाता है। ये चीज़ें आपकी जो इसके मेन चीज़ें थी। अब बात करते हैं कि इसने क्या क्या काम किए, कैसे कैसे इल्तुतमिश के बारे में वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं, क्या चीज़ इसने चलाई, ये चीज़ें के बारे में। सबसे पहले आपको तो ये बता ही चुका हूँ, इल्तुतमिश जो आपको बताया है, ठीक है, आपको बताया इल्तुतमिश भारत का पहला वास्तविक संस्थापक, दिल्ली का वास्तविक संस्थापक, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसको कहा गया है। अगर बात की जाए तुर्क साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक, अगर बात की जाए भारत में तुर्क साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसको कहा गया है, अगर यहाँ लिखते हैं तुर्क साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक, तुर्क साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक है आपका इल्तुतमिश। पर अगर बात की जाए भारत में तुर्क साम्राज्य की स्थापना किसने की, तुर्क साम्राज्य की स्थापना की थी मोहम्मद गोरी ने, ना कि कुतुबुद्दीन ऐबक। मत लिखना कि हाँ कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में तुर्क साम्राज्य की स्थापना की। तुर्क साम्राज्य की स्थापना भारत में सबसे पहले की थी मोहम्मद गोरी ने, ठीक है। पर अगर वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तुर्क साम्राज्य का, तो वो आपका कौन है, इल्तुतमिश है, ठीक है। सुल्तान की उपाधि, इसके बारे में सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक, ठीक है। जो सुल्तान की उपाधि थी, इसको सुल्तान की उपाधि की मिली तो मिली कैसे, ये चीज़ आती है। जो सुल्तान की उपाधि थी इसको ठीक है, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक। अगर बात की जाए विश्व में सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक था आपका महमूद गजनवी सॉरी, ठीक। और आपका दिल्ली सल्तनत का पहला राजा था, शासक था इल्तुतमिश। जो आपकी बात की जाए, इसको सुल्तान की उपाधि कब दी गई, इसने सुल्तान की उपाधि की थी 1229 में धारण, और धारण भी नहीं की थी, नॉर्मली इसको प्रदान की गई थी, इसको दान की गई थी। किसने, जो आपका खलीफा था, बगदाद का खलीफा था, बगदाद का खलीफा का नाम था, उस खलीफा का नाम था अल मुस्तगीर
अल मुस्तगिर बिल्लाह, इसने इसकी आधिकारिकता को मान्यता प्रदान की थी। मतलब इसकी बात की जाए, इसने इसकी वैलिडिटी को फिक्स किया था कि हाँ भाई यही दिल्ली का असली वो है, अब राजा है। 1211 में आपका राजा बन गया। पर जो कहते हैं ना कि हाँ भाई, आपने जैसा आप ज़मीन खरीदने जाते हो, ज़मीन के लिए आपने स्याही तो दे दी, पहले स्याही दे दी कि हाँ भाई ये ज़मीन मैं खरीदूंगा, पर उसका बैनामा आपने बाद में कराया। तो इस सही मायने में अगर इसका बैनामा देखा जाए कि दिल्ली सल्तनत का इसने बैनामा इसका 1229 में हुआ है। किसने कराया? जो आपका रजिस्ट्रार था, वो रजिस्ट्रार इसका था अल मुस्तगीर बिल्लाह। ये आपका बगदाद का खलीफा था, इसने इसको प्रदान की थी क्या, ये उपाधि सुल्तान की। ठीक है। अब इल्तुतमिश ने और क्या क्या काम किया है? इल्तुतमिश ने एक प्रणाली चलाई, सबसे ज़्यादा आपकी आती है इक्ता प्रणाली के बारे में। पूरी दिल्ली सल्तनत में या आप बात की जाए पूरा मिडिल हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा बातें हैं। ठीक है। इसने एक नई प्रणाली, इल्तुतमिश ने एक नई प्रणाली की शुरुआत की जिसको हम कहते हैं इक्ता प्रणाली। इक्ता प्रणाली क्या है? इक्ता प्रणाली को हम कहीं कहीं आपको लिखा मिल सकता है इक्ता की जगह अक्ता। ठीक है। कहीं कहीं आपको इक्ता की जगह अक्ता प्रणाली भी मिल सकता है। अब ये प्रणाली थी तो थी क्या? ये प्रणाली आपकी जो थी, ये थी जो नगद वेतन, नगद वेतन प्रणाली को समाप्त करने के लिए। ठीक है। नगद वेतन प्रणाली थी, नगद वेतन प्रणाली को समाप्त करने के लिए इसने एकता प्रणाली स्टार्ट की। अब एकता प्रणाली थी क्या भाई? जब आपको पता है, जब ये राजा बना, जब ये शासक बना, तो पहले ही आपका राज्य 4 भागों में अलग अलग टूट चुका था। ठीक। आराम सा एक अय्यास किस्म का, या कहा जाए आलसी या बेफिक्रा नाम का राजा था, जिसने अंधाधुंध पैसा खर्च किया, जिससे आपका तिजोरी खाली हुई, राजकोष खाली होने लगा। सेना इसके पास कम थी, सेना को बढ़ावा देना था, पर क्यों, जब इसने आगे युद्ध करेगा तो उसको सेना चाहिए, सेना को चाहिए पैसे, पर इसकी तिजोरी में पैसे नहीं। तब इसने क्या काम किया? इसने नगद वेतन प्रणाली को समाप्त कर इसने एकता प्रणाली की। एकता प्रणाली को हम एक नए नाम से भी जानते हैं, इसको हम भूमि दान प्रणाली भी कह सकते हैं। इसको हम भूमि दान प्रणाली भी कह सकते हैं। मतलब क्या होता था कि कोई सैनिक है, राजा अपनी पर्सनल सेना नहीं रखता था, राजा पे सेना का कोई अधिकार नहीं होता था। जो अमीर लोग, खलीफा लोग, आपके उलेमा लोग होते थे, मतलब बड़े बड़े जमींदार या ठाकुर, जैसे ठाकुर वगैरह, जब बड़े अच्छे अच्छे जमींदार होते हैं, अच्छी पहुंच वाले बड़े आदमी थे, वे ही लोग सेना इकट्ठी करते थे, वे अपनी सेना रखते थे। राजा ने अपनी टेंशन ख़त्म कर ली थी कि मैं सेना रखूँगा, तो वो उस बड़े आदमी को क्या काम करते थे? उस बड़े आदमी को एक गांव दे दिया, एक गांव दे देते थे, और उस गांव से कह देते हैं भाई हाँ, जब मुझे ज़रूरत होगी सेना की या मुझे किसी चीज़ की, तो मुझे सेना दे देना। उसके बदले मैं तुझे नगद पैसे तो दे नहीं सकता, हाँ मैं तुझे ये गांव दे रहा हूँ, इस गांव से तुझे जो कमाई करनी है, जो कमाई होगी वो कमाई पे तेरा हक है। वो किसानों पे जुल्म करता था, उनसे टैक्स वसूलता था। तो इस तरीके से ये काम करता था कि हाँ भाई, भूमि से प्राप्त आय वो खुद ना रख के केवल उन्हें बांट देता जो उसके साथ काम करते थे। ये चीज़ आपकी भूमिदार प्रणाली थी। इसके बाद बस छोटी छोटी यही चीज़ें हैं। एक इसका अगला पॉइंट आता है, अगर सवाल पूछा जाता है, एक सवाल पूछ लेते हैं कभी कभी, शुद्ध अरबी सिक्के, भारत में शुद्ध अरबी सिक्के या शुद्ध सोने के अरबी सिक्के लिख लेना चाहे,
शुद्ध सोने के अरबी सिक्के छपवाए या डलवाए। दिल्ली सल्तनत का पहला या भारत का पहला तुर्क शासक, वह पहला तुर्क शासक जिसने शुद्ध सोने के अरबी सिक्के लिखवाए। ठीक है, और इन जो इसके अरबी सिक्के थे, इल्तुतमिश के सिक्के थे, ठीक है, इन सिक्कों पर आपका शिव भगवान, शिव के बैल नंदी, ठीक है, और आपके कहीं कहीं चौहान घुड़सवारों की आकृति मिलती है। ठीक है, कहीं कहीं आपकी ये कुछ सिक्कों पर, ठीक है, जो अगर बात की जाए तो इसके सिक्कों पर आकृति जो मिलती है वो शिव भगवान की मिलती है, उनके बैल नंदी की मिलती है, और कहीं कहीं जो आपके राजपूत थे, राजपूत घुड़सवार, चौहान घुड़सवार थे, उनकी आकृति इनके सिक्कों पर मिलती है। सिक्कों से ही जुड़ा एक सवाल इसका ये आता है कि इसने 2 नए प्रकार के सिक्के और चलाए, 2 नए सिक्के चलाए। ठीक है, 2 नए सिक्के चलाए, जिनका हम कहते हैं 2 सिक्के थे। कौन सा? एक तो है टंका, एक है जीतल। ठीक, जो बस इनके बारे में ये लिखना, टंका तो था आपका चांदी का सिक्का, और आपका जीतल थी तांबे की। बस ये चीज़ याद रखना कि इसका टंका कितना वजन का था, किस मुद्रा में चलता था, ये आपका किस वैल्यू का था, ये चीज़ आपका ज़रूरत नहीं है इस बारे में। ठीक, बस ये सिक्कों के बारे में पूछता है, टंका सिक्का, टंका मुद्रा किसने चलाई, या जीतल मुद्रा किसने चलाई, टंका किस धातु की बनी होती है, तांबा जीतल किस धातु की बनी होती है, ये चीज़ें। ठीक, अब इसके बाद टंकों इसके सिक्कों से ही जुड़ी एक इसके बात है। ठीक है, सिक्कों से, इस सिक्के से जो इसकी रिलेटेड है वही बात बता रहा हूँ। सिक्के से ही इससे जुड़ी एक बात यह है कि सिक्कों पर, टंका पर ठीक है, प्रथम सुल्तान जिसने सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाना शुरू करा कि, अगर बात करते हैं जैसे हमारी नोएडा टकसाल है, आपका महाराष्ट्र में टकसाल है, ये आपकी टकसालों के नाम, जहाँ सिक्कों की ढलाई की जाती है, सिक्कों पर उनकी ढलाई किए गए स्थानों का नाम लिखवाने किसने शुरू किया था? वो आपका इल्तुतमिश ने किया था। प्रथम सुल्तान, सिक्कों पर टकसाल का नाम अंकित कराने वाला इल्तुतमिश। ठीक, इसके बाद बस सिक्कों के बारे में इतना ही सवाल पूछता है, और आपसे ज़्यादा कोई पूछेगा भी नहीं क्या होगा क्या नहीं। ठीक, एक इसने सवाल, इसका सबसे मेन जो सवाल आता है, सवाल इसका सबसे आता है कि आपका सुल्तान पद वंशानुगत, ठीक है, इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने गद्दी को, मतलब राज के सिंहासन को वंशानुगत कर दिया। सुल्तान के पद को वंशानुगत करने वाला प्रथम सुल्तान आपका कौन था? इल्तुतमिश। कि अब मेरे बाद मेरा ही कोई वारिस गद्दी पर बैठेगा, इसने ये चला दिया। जैसे कि आपने पिछले सुल्तान में देखा, मोहम्मद गोरी ने जीता था। मोहम्मद गोरी के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक बैठा, जिसका कोई मतलब ही नहीं था, उसका कोई उत्तराधिकारी कुछ नहीं था। उसके बाद आराम शाह बैठा, आराम शाह का कोई रिलेशन नहीं था, जहाँ तक फैक्ट यही है कि उसका कोई रिलेशन नहीं था। फिर इल्तुतमिश आता है, इल्तुतमिश उसका दामाद का कोई वैसा मेन उत्तराधिकारी नहीं था उसके। ठीक, इसी तरीके पर इसने, इल्तुतमिश ने कह दिया कि सुल्तान पद पर अब मेरे ही परिवार का कोई आदमी बैठेगा, कोई बच्चा बैठेगा। ये इसने स्टार्टिंग की थी सबसे पहले। ठीक, अब इसके बाद एक सवाल इसका पूछ लेते हैं कि भाई, हाँ, एक नॉर्मल वैसा
ज़्यादातर सवाल में नहीं पूछता, अगर हाँ पर थोड़ा पेपर अगर टफ बनाना हो किसी भी चीज़ का तो उसमें एक इसके बारे में सिक्कों से रिलेटेड एक सवाल पूछा जा सकता है कि इसने इल्तुतमिश ने अपने सिक्कों पर अपनी बेटी अपनी बेटी याद है ना, अपने बेटी रजिया सुल्तान के नाम से सिक्के कब छपवाए। ठीक है, क्योंकि इसने कुछ सिक्कों पर अपनी बेटी का नाम भी लिखवाया था, अपने नाम तो लिखवाया खलीफा का नाम भी लिखवाता था, तो इसने कुछ सिक्कों पर अपनी बेटी रजिया सुल्तान, आपने सुना रजिया सुल्तान का नाम इसने अपने सिक्कों पर लिखवाया था, और वो लिखवाया था 1231 में। ठीक है, 1231 में जब इसने ग्वालियर को जीता था, मध्य प्रदेश के आपके ग्वालियर को इसने जीता था। ग्वालियर को जीतने के बाद उसके जीत की खुशी में इसने अपनी बेटी के नाम से सिक्के छपवा दिए, ये चीज़ें। अब इसके बाद क्या क्या चीज़ें हैं जो इसके निर्माण काल की अगर मैं बात करता हूँ, हाँ एक इसने क्या काम किया, इसकी अगर बात की जाए, इल्तुतमिश ने इसका कानून व्यवस्था इसने अलग ही ढंग से इसने विकसित की। इसने कानून व्यवस्था एक अलग ही ढंग से विकसित की। कहा जाता है कि जैसे कि आप मानते हैं ये इसका महल, ठीक, ये आपका महल मानते हैं, ये महल इसने महल के सामने, महल के गेट के सामने, ठीक है, ये दो संगमरमर के शेर, पत्थरों की मूर्ति, दो संगमरमर के शेरों की मूर्ति स्थापित की। ठीक है, और इन शेरों के गले में घंटी बांध दी, दोनों शेरों के गले में घंटी बांध दी। अगर कोई आदमी न्याय मांगना आता है, कोई आपका जैसा आजकल को कोर्ट है, उस टाइम पर यही था, न्याय मांगना आता है तो वो सबसे पहले अपना घंटी बजाता था, शेर के गले में जो घंटी पड़ी है वो घंटी बजाकर उसको दरबार में लाया जाता, तब जाकर सुल्तान उसकी दरख्वास्त सुनता क्या था। एक इसने कंडीशन ये लगा रखी थी कि जब भी कोई आदमी घंटी बजाएगा, सीधे अगर घंटी बजाएगा, उस घंटी बजाने वाले को लाल कपड़ा पहनना अनिवार्य है। इसने ये प्रथा चलाई थी। जब आप आगे रजिया सुल्तान पढ़ोगे, रजिया सुल्तान के बारे में आप पढ़ते हो कि उसने लाल कपड़े पहनकर दिल्ली की मस्जिद में लोगों से विनती की थी, तो वो प्रथा इनके बीच में प्रथा चली थी, जो उसके पिता इल्तुतमिश ने ही चलाई थी कि न्याय मांगने वाला व्यक्ति हमेशा लाल कपड़े पहनेगा। ये प्रथा किसने, इल्तुतमिश ने चलाई थी। इसके बाद आपके इसने काफ़ी काम कराए। काम में जो इसका सबसे महत्वपूर्ण काम आपका या सबसे बड़ा काम आप देखते हो, इसने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा कराया। कुतुब मीनार को इसने पूरा कराया। इसने एक सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया। इसने सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनाया। अब मकबरा क्या है, ये सुल्तानगढ़ी का मकबरा भारत में बनने वाला प्रथम मकबरा, सुल्तानगढ़ी का मकबरा ये भारत में बनाए जाने वाला भारत का प्रथम मकबरा है। ठीक है, और ये बना था आपका कब, 1231 में इस मकबरे को बनाया गया। और ये बनाया गया था, इसने अपने सुल्तानगढ़ी का जो मकबरा बनाया अपने पुत्र, ठीक है, अपने पुत्र की याद में, जिसकी मृत्यु हो गई थी 1230 में, 1230-31 के कहते हैं, 1230-31 में जिसकी मृत्यु हो गई थी, ये वही पुत्र है आपका जिसका पिछला नाम बताया था, उसी पुत्र का नाम है जिसका, सॉरी हाँ, जिसका मतलब आ गया, पुत्र का नाम है नासिरुद्दीन। ठीक है, इसके पुत्र की मृत्यु, नासिरुद्दीन की मृत्यु के बाद 1229 में कहते हैं, 1229 में युद्ध के दौरान इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक, तो नासिरुद्दीन की मृत्यु के बाद इसने 1231 में आपका मकबरा बनवाया, इसकी याद में बनवाया, और ये भारत में बनने वाला पहला मकबरा था। इसी वजह से अगर भारत में बात करते हैं कि
मकबरों का जनक। अगर पूछा जाए कहीं भारत में मकबरों का जन्मदाता या भारत में मकबरों का पितृ किसको कहा गया है, तो वो इल्तुतमिश को कहा गया है। ठीक है, इसने एक अपना भी, मतलब ये बंदा ऐसा था, इसे बाद में उम्मीद नहीं थी कि मेरे मरने के बाद कुछ काम हो या नहीं हो, तो इसने जीते जी ही अपना मकबरा बनवा दिया। ठीक है, अपना मकबरा बनवाया 1935 में इसने अपना मकबरा बनाया। इसने जामा मस्जिद, बहुत चीज़ें इसने बनवाया। आप बात की जाते हैं, ज़्यादा चीज़ें नहीं छेड़ते हुए, एक आपका पहले ही बता चुका हूँ, अजमेर की दरगाह, अजमेर दरगाह का निर्माण जब आपका कब बताया था, मोहम्मद गोरी के टाइम। कौन आया था? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती आए थे ना, आए थे 1192 में, उसके साथ आए थे मोहम्मद गोरी के साथ। तो उनकी जो देहांत हुआ था अजमेर में होता, अजमेर में उनके नाम से मस्जिद बनाई गई जिसे हम अजमेर दरगाह कहते हैं, अजमेर शरीफ, वो इसने बनवाई थी। ठीक है, इसने और भी काफ़ी काम किए, पर ज़्यादा वो नहीं करना है, बस एक चीज़ इसका ये लिख लेना, जोधपुर में इसने एक अतारकिन दरवाजे का निर्माण कराया। ठीक है, अतारकिन दरवाजे का निर्माण कराया। इसने दिल्ली में 2 मदरसे भी बनवाए थे। इसने दिल्ली में 2 मदरसों का निर्माण भी कराया। मदरसे जिसका नाम था, एक तो मदरसा ए मुईजी, एक है नासरी मदरसा। मतलब वही है, इस्लाम धर्म की शिक्षा और वो देने के लिए इसने दिल्ली में 2 मदरसे बनाए। ये तो मोहम्मद गोरी की याद में बनाया था, मोहम्मद गोरी को समर्पित था, और ये आपका नॉर्मल वैसे ही था। ठीक है, अब इसके बारे में बात करते हैं। और ये ठीक है, इसके बारे में अब बात, चलो। इसके बाद इसके दरबार में 1-2 विद्वान, अगर बात की जाए, कवि थे। ठीक है, इसके दरबार में एक जो मेन आता है, बस उसी का नाम लिखना, वैसे तो बहुत थे पर जो एक आता है बस उसी का नाम लिख लो। इसके दरबार में एक वो था, मिनाज उल सिराज। कहीं कहीं नाम इसका आ जाता है, उल की जगह उस आ जाता है। मिनाज उल सिराज इसका दरबार में एक वो था, कवि था, या बात की जिसके दरबारी एक विद्वान था, जिसने एक किताब लिखी है, तबकात ए निसारी या नासरी, हाँ तबकात ए नासरी इसकी किताब है। और आखिर में इल्तुतमिश की डेथ हो जाती है, 1236 में इसकी डेथ हो जाती है। डेथ होती है, नॉर्मली कहा जाता है कि इसके परिवार वाले ही इसकी हत्या कराते हैं। वैसे नहीं मरता ये, इसके परिवार वाले ही इसकी हत्या कराते हैं। जो आपका इसका बेटा होता है, बेटा ही इसकी हत्या का प्लानिंग करता है, क्योंकि ये राजा ऐसा था कि ये जनता के बारे में ज़्यादा सोचता था। इसने जनता के लिए काफ़ी काम किए हैं, थोड़े बहुत जो उनकी भलाई के काम थे। तो उस वजह से ये चीज़ आती थी। तो अमीर जितने भी थे, जो बड़े लोग थे, वे इससे खिलाफ हो गए थे। तो इसके परिवार वालों को ही भड़काया, और ये कहते हैं इसके किले में ही इसको मरवा दिया गया। कुछ कहते हैं झीने से गिर के मर गया, पर इसके मौत के कैसे मरा इसके बारे में इतना वो नहीं है। बस आपको याद रखना है, जो आपकी इल्तुतमिश की मृत्यु हुई, इल्तुतमिश की मृत्यु आपकी 1236 में हो गई। ठीक है, ये हुई है अप्रैल 1236 में इसकी डेथ हो गई। इसके बाद बस आपका ये चीज़ हो गई। इसके बारे में और ज़्यादा कुछ सवाल पूछने का भी नहीं, इतना होता, आप इतना ही रखो। अब इससे अगली वीडियो में जो आएंगे, ठीक है, अब अगली वीडियो में आपका आएगा रजिया सुल्तान आएगी। रजिया सुल्तान के बाद आपका जो मेन है, बलवन है रजिया सुल्तान के। ये 2-3 ही रहे हैं, जो एक तो रजिया सुल्तान मेन रह गया है, एक उसके बारे में रह गया, एक आपका बाद में आपका
बलवन, ये दो मेन आपके कैरेक्टर इसमें पूरे गुलाम वंश में रह गए हैं। अब तो छोटे छोटे जल्दी हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं। अगर जैसा होगा, मेरी अभी तबीयत थोड़ी डाउन चल रही है, तबीयत की दिक्कत है। जैसा अगर होता है, अगर मैं ठीक होता है तो मैं कंटिन्यू भी वीडियो बनाऊंगा, तो नहीं तो बीच में एक दो दिन में, जैसे एक एक दिन गैप हो गया, ये वीडियो बनेगी। उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ अभी से पहले ही, क्यों अभी मेरी तबीयत की ज़्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है, इस वजह से। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राम राम।